हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शरण्या खांडा और मैं इस परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारी यूट्यूब चैनल है और जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी चैनल है। तो आज की जो स्पेशल क्लास है वो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। जनरल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के जितने भी क्लासेस होते हैं उन सब के ऊपर। तो मोस्टली क्या देखा जाता है, जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड उसके वो इजी टू मीडियम भी होते हैं, कभी कभार हार्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली इसके लिए हमें 6 to 12 और फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्ट के लिए 6 to 10 की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से जानना है। तो वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में जो जो चैप्टर्स है, जो जो टॉपिक्स हमें जानने की ज़रूरत है कंप्लीट साइंस से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो साइंस की सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होनी चाहिए कि आपको जो भी चीज़ याद रखना है उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब आपको बहुत आसानी से कोई भी टॉपिक याद रहेगा। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कौन कौन से साइंस के टॉपिक आते हैं पहले वो देखते हैं। तो दिस इज द सिलेबस, जहाँ पे सबसे पहले तो जनरल साइंस जो फिजिकल साइंस हम सेकेंडरी लेवल पे पढ़ते हैं, एंड लाइफ साइंस जो बायोसाइंस बायोलॉजी की सब्जेक्ट होती है वो अप टू 10th सीबीएसई लेवल तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं इसके टॉपिक की डिवीजन कैसे होती है। जैसे फर्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है? सबसे पहले मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर का मतलब क्या है? एक होता है सॉलिड, नेक्स्ट लिक्विड एंड गैस। तो ये तीन टाइप के मैटर, उनके उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, सॉलिड स्टेट मैटर्स कैसे बिहेव करते हैं, लिक्विड कैसे बिहेव करते हैं, एंड गैसेस कैसे बिहेव करते हैं। तो हमें पहले वो देखना है। फिर मैटर किस तरीके से फॉर्म करते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे ओनली वन टाइप के ही मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, प्योर गोल्ड, या फिर हो सकता है कि वो कोई भी मेटल हो, सोडियम मेटल हो सकता है। तो वो है एलिमेंट्स। नेक्स्ट होगी कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जैसे पानी, वाटर, या फिर हम जो नमक खाते हैं, हर एक खाने में खाने की जरूरत पड़ता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। या फिर हो सकता है एयर, जो एक सारे गैसेस के मिक्सचर होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। फिर आते हैं एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो एटम्स में हम क्या क्या चीज देखेंगे, एटम के स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें हो सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं प्रेशराइज्ड कंडीशन में या फिर रेडियोएक्टिव कंडीशन में, वो कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, जो सॉलिड स्टेट की बिहेवियर के बात कर रहे थे, उसमें गैस के बिहेवियर के बारे में भी हमने बात किया। तो गैस किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि सॉलिड जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं। अगर हमने किसी जगह पे एक चेयर को रख दिया तो वो वहीं पे रहेगा। लिक्विड कैसा होता है? पानी। उसको हम अगर एक ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास की जैसी स्ट्रक्चर होती है वैसे ही फॉर्म हो जाता है, बट उसका भी एक अमाउंट है, एक वॉल्यूम है कि 500 ml के जो पानी है वो उसका अमाउंट जो है 1 लीटर के पानी की अमाउंट उससे अलग है, राइट। तो वो क्या होता है, लिक्विड तो एक स्पेसिफिक शेप नहीं है पर एक अमाउंट हो सकता है, बट गैस क्या है, उसके ना तो शेप है ना कोई अमाउंट है। तो इन दैट कंडीशन कोई अगर ऐसा एलिमेंट है तो वो कैसे बिहेव करेगा। उसके ना तो वॉल्यूम है
ना उसके कोई साइज है, राइट। तो अगर हम अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको अगर चेंज कर दे, टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए, प्रेशर अगर चेंज हो जाए, या फिर वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए, तो वो कैसे बिहेव करता है, वो हम बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जितना भी हम मैटर पढ़ रहे थे उसमें एलिमेंट की बात हुई, कंपाउंड्स की बात हुई, मिक्सचर की बात हुई। तो अब ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। मान लीजिए लोहा है, आयरन एंड गोल्ड। तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है, बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो अब प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसके जितना मिलने की चांसेस पूरे दुनिया में वो भी डिफरेंट है, इसीलिए सोना का प्राइस और लोहे का प्राइस अलग है। तो वही है कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। अब सिर्फ लोहा और गोल्ड तो नहीं है, पूरे दुनिया में बहुत टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं, बहुत टाइप के मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो अब हमने एलिमेंट्स की बात कर ली। एलिमेंट क्या होता है कि अगर हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, फिजिकल वे में, मैकेनिकल वे में, या फिर केमिकल वे में, तो कोई दूसरा या तीसरे टाइप के मटेरियल्स नहीं मिलेगा। बट कंपाउंड में क्या होता है, दूसरे तीसरे टाइप के मटेरियल्स मिल सकते हैं। अब वो जो 2 या 3 टाइप के मटेरियल्स है वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करके एक नया मटेरियल को बनाया है, उसको पढ़ने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत है। उसको हम अगर पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग किस किस तरीके की होती है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, बनाना बॉन्ड हो सकता है, नॉन पोलर बॉन्ड हो सकता है, पोलर बॉन्ड हो सकता है, और ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड के साथ रिलेटेड और एक टॉपिक्स होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू बॉन्ड होती है तो किसी ना किसी तरीके से ऑक्सीडेशन, एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरी एलिमेंट की रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर पढ़ लिया, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर है तो ऑब्वियसली जो केमिकल्स है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड, सॉल्ट और ऐश के बारे में। एसिड क्या है, जैसे हम बहुत लोगों को पता है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें एसिडिक नेचर होता है। घर सफाई करने के लिए या बाथरूम साफ करने के लिए हम म्यूरेटिक एसिड यूज करते हैं। जो भी खट्टा टाइप के खाना होता है, नींबू या फिर आंवला, उसमें एसिड होती है। तो उन सबके प्रॉपर्टीज एंड बेसिस, मतलब सॉल्ट, बेस या फिर सॉल्ट किस टाइप का होगा। एक बहुत कॉमन चीज है सोडियम क्लोराइड जो खाने की नमक है, पोटेशियम क्लोराइड जो डायबिटिक पेशेंट को खाने के लिए दिए जाते हैं। तो उसके प्रॉपर्टीज वो किस तरीके से बिहेव करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो ये एसिड, बेस, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू अगर सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो वो उसका प्रॉपर्टी क्या होगी, वो कैसे बिहेव करेगा, हमें उसके बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे एसिड किस टाइप के होता है, जिसमें सबसे आसान तरीका याद रखने का क्या है, जिसमें हाइड्रोजन आयन रहता है, और बेसिस या फिर सॉल्ट में हाइड्रोक्सिल आयन रहता है। तो यही दोनों चीज मिला के एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन तक आ गए। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि ओनली जनरल साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में, क्लास 10 तक के पार्ट में क्या क्या चीज पढ़ना है, बट अभी भी कंप्लीट नहीं है लिस्ट।
सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई एलिमेंट सबसे ज्यादा मिले जाते हैं तो वो है कार्बन। अब कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। कैसे, जो कोयला हम जलाने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो कोयला और जो डायमंड होती है दोनों सेम कार्बन है, बोथ आर सेम कार्बन। तो एक ये जो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, एक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डायमंड जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और कोल जो है दैट इज एमोर्फस स्ट्रक्चर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वो दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पूरे अगर ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा लाइफ है तो उसमें कार्बन होगा ही। डिफरेंट मटेरियल्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग, बट कार्बन जरूर होगा। ठीक है, तो इसलिए कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, कार्बन अगर पढ़ रहे हैं तो कार्बन के एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि वो जलती भी है। कार्बन एनवायरनमेंट पे कोई अगर हम कोल की कॉम्बशन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, राइट। तो अब क्या होगा कि कोल या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोल के कंपाउंड्स कंबशन के बाद अगर कोई कंबस्टिंग मटेरियल है, मतलब जो जल सकता है, उसका नाम क्या होता है, फ्यूल। तो हमारी कार्बन के अलावा कौन कौन से फ्यूल है, जैसे पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। तो इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कैसे फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन क्या होता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, एलपीजी क्या है, नॉर्मल पेट्रोलियम क्या है, फ्यूल में अब अगर फ्यूल पढ़ते हैं तो इन रिसेंट ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल की डिस्कवरी हो रही है, जैसे शेल गैस है, जैसे ब्रेंट क्रूड है, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट है। ये सारे क्या है, एक अलग अलग फ्यूल की नाम है, पेट्रोलियम की ही वैरायटी है। जैसे वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट यूएसए से जो पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं उसका नाम है। ब्रेंट क्रूड दूसरे किसी जगह का नाम हो सकता है वो मिडिल ईस्टर्न जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है, मिडिल ईस्टर्न पार्ट की जितने भी कंट्रीज है वहां पे ब्रेंट क्रूड मिलता है। तो साथ साथ में और क्या क्या चीज भी हो रही है पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बायोडीजल हो सकता है, बायोगैस हो सकता है, इथेनॉल यूज होता है। अभी जैसे रिसेंट ईयर्स में इंडिया की टारगेट है इथेनॉल के साथ पेट्रोलियम की सॉल्यूशन बना के उस पे गाड़ी चलाना, तो इस पे रिसर्च भी हो रही है। तो फ्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल पे क्या रहेगा, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे ये होगी उसकी स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इसमें एक ऐसा पार्ट होगा जो मेटल है, एक ऐसा पार्ट होगा जो नॉन मेटल है, और बीच में जो पार्ट है वो मेटालिक कैरेक्टर भी प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी प्रोड्यूस करता है। तो कौन कौन से मेटल है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या कैसे रिएक्ट करता है, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या फिर एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या अगर वो जैसे सोडियम एक ऐसा मेटल है बहुत ही रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है पानी के साथ, या फिर अगर हम नॉर्मल एयर में भी निकलते हैं उसको तो वो रिएक्ट करता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्यों रिएक्ट करता है, इसके बारे में जानना है। साथ सिमिलरली नॉन मेटल्स कैसा है, अब देखिए जैसे सोडियम के बारे में मैंने क्या कहा कि वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव मेटल, और उसी के साथ क्लोरीन भी एक ऐसा गैस है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है।
क्लोरीन से ब्लीचिंग हो जाती है अगर आप किसी एरिया पे डालते हैं, चाहे वो आपके कपड़े में हो, चाहे वो आप किसी फ्लावर के ऊपर रख दे, तो क्लोरीन क्या करता है, उसकी जो कलर है उसको हटा देते हैं, ब्लीचिंग में यूज होती है। अब Na रिएक्टिव है, सोडियम रिएक्टिव है, क्लोरीन रिएक्टिव है, बट दोनों मिला के जब NaCl फॉर्म करते हैं, वो क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम खाते हैं। और कॉमन सॉल्ट को जब हम हाथ लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता। तो मेटल्स के साथ हमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज पढ़ने होंगे कि क्लोरीन क्यों इतना रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सोडियम एंड क्लोरीन के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट, मेटालिक एलॉयज। मेटालिक एलॉय कैसा है? हमने कॉपर के बारे में सुना, कॉपर के बारे में सुना, टीन के बारे में सुना। एलॉय फॉर्म क्या करता है? CuSn, ये है ब्रोंज। ठीक है, तो अब कॉपर की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, टीन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, बट जिंक की ये जो जिसे दस्ता कहा जाता है, ये जो आपके ये जो न्यू मेटल है ब्रोंज, इसके प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो मेटालिक एलॉयज के प्रॉपर्टी क्या होगा उसके बारे में भी हमें जानना होगा। नेक्स्ट है कि मेडिसिन्स। अब आते हैं बायोमोलिकुल्स में। मेडिसिन्स इन रिसेंट ईयर्स, अगर हम पैंडेमिक के बाद से देखें तो मेडिसिन की कैसी जरूरत है, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से बायोमोलिकुल्स यूज होता है, वो सब जानना पड़ेगा। क्योंकि बायोमोलिकुल्स क्या है जो हमें बायोलॉजी में भी पढ़ना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, या फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बायोमोलिकुल्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिसिन हैं, बहुत कॉमन मेडिसिन जैसे हम सर्दी जुकाम में भी ऐसे ही खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की इन्वेंशन कैसे हुई, उसकी हमें जरूरत कितना है, अगर एक्सेसिव यूज करते हैं उसका क्या रिपरकेशन हो सकता है, उसका क्या फल हो सकता है, ये हमें जानना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसे केस स्टडी आ गया है जहां पे हम क्या करते थे, जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वहां पे हांस मुर्गियों को खाने के साथ एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता था ताकि ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ, अगर वो उसका डेथ हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। अब जितने भी स्कैवेंजर बर्ड्स रहते थे, जैसे वाल्चर, शकुनी बोलते हैं, है ना, ईगल, ये सारा वही पोल्ट्री के मांस खाते थे। एंड उसके वजह से क्या हुआ, इनके एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट की वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन जैसे ही डिक्लाइन हो गई तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर की तरह काम किया। एंड जैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ तब गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि एक जो खाने की चीज है इंसानों के लिए, उसको अगर हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं तो पूरे फूड चेन में किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल्स एंड मेडिसिन की यूज, एब्यूज, सब कुछ हमें देखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, यहां तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम क्या क्या चीज देखेंगे, यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स। अब यूनिट्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होता है, मान लीजिए यहां से अगर हम मान लो आप किसी दोस्त के साथ मिलने जा रहे हैं, नया जगह है, तो आप क्या देखेंगे, मेट्रो से मान लीजिए आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखेंगे। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वो लेंथ होगी। ठीक है, या फिर आप हो सकता है कि मेट्रो में ही ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को कॉल पे बोल रहे हैं मुझे 10 मिनट टाइम लगेगा पहुंचने में, तो ये 10 मिनट क्या था, टाइम बता रहे थे आप। ठीक है, अब टाइम को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, मिनट से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है डॉक्टर के पास गए
डॉक्टर ने आपको कहा कि सर या मैम आपके वजन बढ़ रहे हैं, आपको एटलीस्ट 5 केजी वेट कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो 5 केजी डॉक्टर ने बताया वो क्या था? दैट इज आपकी मास, आपकी वजन क्या है। तो ये 3 जो चीज है, दीज आर यूनिट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब जिसको हम मेजर कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप किसी लोगों को समझा रहे हैं कि आप कितनी स्पीड से चल के आए हैं, तो आपने बताया कि भाई मेरे को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 5 मिनट और मैं आई 10 मीटर की डिस्टेंस, तो मुझे 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा है, वो कैसे होगी? अब तो आपकी स्पीड क्या होगी? लेंथ ट्रेवल्ड बाय टाइम। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमें पढ़नी होगी। नेक्स्ट, जब भी स्पीड की बात आएगी तो मोशन की बात होगी। न्यूटन्स के जो 3 लॉज है उसके बारे में जानना होगा। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी। जैसे कभी कभार बोलते हैं 10 वाट की एक बल्ब ले आओ, मम्मी भेज दिया, तो वो क्या है? पावर, एनर्जी। तो ये सब के बारे में हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है फिजिक्स की, जिसके बारे में आपको जानना है। ये क्या है कि जैसे जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे, ये सन है और उसके चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? वो कैसे घूम रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सन की ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ को सन से अलग होने नहीं देता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जियोग्राफी में भी हमें हिस्ट्री अब जियोग्राफी में भी हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा फिर, बट डोंट वरी, आसानी से समझा देंगे। राइट, नेक्स्ट है प्रेशर। अब हम केमिस्ट्री में क्या देखे थे? सॉलिड मैटर के बारे में। तो ये सॉलिड मैटर के ऊपर प्रेशर कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेशर किस किस तरीके से चेंज हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बाउंसी एंड लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ये हमने सॉलिड के ऊपर पढ़ा था, ये लिक्विड के ऊपर पढ़ेंगे। लिक्विड के ऊपर प्रेशर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। फिर एक लिक्विड पार्टिकल, अब जैसे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़े हैं, तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल से ही तो बना हुआ है। तो सॉलिड में क्या है, ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहता है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, और गैस में बिल्कुल ही दूर रहता है। तो ये जो पास पास रहता है थोड़ा सा, इसके वजह से लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सरफेस टेंशन, क्योंकि लिक्विड एक ऐसा है कि वो सॉलिड की तरह एक साथ जम के भी नहीं बैठा हुआ है और गैस की तरह एकदम से उड़ भी नहीं रहे। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल को, या फिर मान लीजिए पानी की मॉलिक्यूल्स को, भागने भी नहीं दे रहा है और पास भी नहीं रहने दे रहा है? क्योंकि अगर ग्रेविटेशन होता तो फिर तो पास रहता, तो पास भी नहीं है, दूर भी नहीं है। रीजन क्या है? ठीक है, एंड उसके वजह से ये अब उसका रीजन क्या हो सकता है? दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल से दूर भी नहीं जा सकता, पास भी नहीं आ सकता, तो उसका रीजन क्या होगी? सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से प्रॉपर्टीज कैसी आती है? कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन को हम कैसे समझा सकते हैं? अगर बचपन में किसी ने इंक पेन, जो फाउंटेन पेन होता है, वहां पे उससे लिखा है या फिर उससे पढ़ाई किया है, तो हम क्या करते थे, कभी कभार उस पेन से इंक निकल जाता था उस पेन से, तो उसके ऊपर या तो कोई पेपर रख देते थे, कोई न्यूज़पेपर रख देते थे, या फिर ब्लॉटिंग पेपर रख देते थे। ठीक है, और क्या हो जाता था? वो सूख जाता था, सोक कर लेता था। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन। यही कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉइल से जो प्लांट्स होते हैं वो पानी सोक कर लेता है।
तो सबसे पहले फर्स्ट मैंने क्या कहा था कि साइंस की जितने भी फेनोमेना है वो आपको नेचुरल लाइफ में देखने को मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से मिलेगा। जैसे कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल मैंने क्या दिया कि प्लांट्स जो रूट से पानी सोख करता है वो है। अब इसके बारे में फिर हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। अगर ये वेव नहीं समझेंगे तो फिर जियोग्राफी में अर्थ को एक कैसे समझेंगे, उसके लिए जानना तो जरूरी है। अब वेव के साथ साथ हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ना पड़ेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा है? पहले घर पे कुछ टाइप के घड़ियां होती थी। एक घड़ी था और उसके नीचे एक बहुत बड़ा पेंडुलम रहता था और वो ऐसे मूव करता था, ठीक है। तो ये मान लो एक घड़ी है और उसके नीचे एक पेंडुलम है जो इधर एंड इधर मूव करता रहता है। इस टाइप के एटलीस्ट मूवीज में तो सब लोग देखे होंगे, हॉरर मूवीज में। तो ये जो मूवमेंट है इसको क्या आ जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बारे में भी जानना है हमें। नेक्स्ट आते हैं साउंड। साउंड, अब ये जितने भी है साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दीज आर ऑल वेव्स। इसके वो जैसे साउंड है, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करते हैं, जहां पे मैं बात कर रही हूं वहां से आप तक कैसे सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि एयर के थ्रू साउंड मूव कर रहा है तभी हम सुन सकते हैं। तो साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? हीट भी वेव है सिमिलरली। हीट कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है? अब ये देखिए, अगर मान लीजिए खाना बन रहा है तो अगर आप जो चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर हाथ रखेंगे ज्यादा गर्मी लगेगी, दोनों साइड में हाथ रखते हैं कम गर्मी लगती है। तो हीट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है? या फिर हम चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ा दिए तो पहले तो चूल्हे की वजह से जो जिसके ऊपर हमने पानी चढ़ाया है वो भगोना गर्म होगा और उसके बाद उसके नीचे उसके अंदर के जो पानी है वो गर्म होगा। तो हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सिमिलरली मान लीजिए सूरज बहुत हीट है, सन इज वेरी हॉट, वहां से हमारी अर्थ तक कैसे हीट वेव मूव करती है। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद हीट कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वेव ही है, हीट इज ऑल्सो वेव, तो वो कैसे बिहेव करता है, ये सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। सिमिलरली लाइट भी वेव है। तो अब सन से लाइट अर्थ तक आने में 8 मिनट टाइम लगता है। तो ये 8 मिनट में लाइट किस तरीके से बिहेव कर रही है, एंड उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर के आने के बाद आपके आंख तक पहुंचने के लिए लाइट किस किस तरीके से बिहेव करके आती है, वो हमें जानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, बिना इलेक्ट्रिक के ना लाइट चलता है, बिना इलेक्ट्रिक के ना हमें कुछ साउंड सुनने को मिलेगा, फोन तो नहीं चलेगा, कॉलिंग बिल तक नहीं चलता है बिना इलेक्ट्रिक के, पानी गर्म नहीं होगा, इंडक्शन सब यूज करते होंगे, इंडक्शन या फिर इमर्शन रॉड तो सर्दी में सब यूज करते होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दीज आर वेरी इंटरलिंक्ड प्रोसेस। जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिज्म क्यों जानना है? क्योंकि अर्थ की बिहेवियर पहले कैसा था, आगे कैसे होने वाला है, वो पता करने के लिए हमें मैग्नेटिज्म की जरूरत है। इन रिसेंट डेज आपके पास करंट अफेयर्स में कोई वीडियोस देखे होंगे या फिर कोई न्यूज देखे होंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल है, अर्थ की 2 पोल है, एक जियोग्राफिकल पोल, एक मैग्नेटिक पोल। तो ये मैग्नेटिक पोल मूव करता रहता है फ्रॉम कनाडा टू रशिया एंड रशिया टू कनाडा, ये मूव करते हैं। तो इन रिसेंट ईयर्स क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट की स्पीड बहुत बढ़ गई है। मूवमेंट हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट पहले भी होता था, आज से 65 मिलियन साल पहले भी होता था और 1000 साल बाद भी होएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है कि अर्थ की ये पोल इतनी जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। दिस इज अ करंट अफेयर्स टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है।
तो ये आ गए फिजिक्स। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने नेचुरल एलिमेंट्स तो सारे पढ़ लिए। फिजिक्स में स्टेट किस तरीके से क्या मेजर किया जाएगा, पूरे नेचुरल साइंस किस तरीके से काम करता है, हीट, लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, लिक्विड, सॉलिड, गैस, एवरीथिंग हमने पढ़ लिया। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ और क्या क्या देखा, केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है, एसिड कैसे बिहेव कर रहा है, गैसेस कैसे बिहेव कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, एवरीथिंग देख लिया। बट उसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि ये सारे तो लाइव मटेरियल नहीं है, तो इन सब के साथ नेचर की इंटरेक्शन में फॉर्म होती है बायोलॉजी। तो हमें क्या क्या देखना है? बायोलॉजिकल किंगडम्स। किंगडम्स मतलब क्या है? एनिमल किंगडम एक है, प्लांट किंगडम है, फंगस है, राइट। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो वन सेल ऑर्गेनिज्म है वो होगी, वो है प्रोटिस्टा। एंड एकदम प्रिमिटिव जो एनिमल्स होते थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते थे, वो है मोनेरा। तो वाइडली एक्सेप्टेड जो बायोलॉजिकल 5 किंगडम्स है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेल एंड सेल डिविजन। क्यों? क्योंकि ये मोनेरा जो किंगडम था इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, एक ही सेल है। प्रोटिस्टा में भी एक ही सेल है, ये प्रिमिटिव सेल है, ये थोड़ा एडवांस स्टेज है। पर जैसे ही हम फंगस में आते हैं, प्लांट में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, हजारों लाखों सेल्स होता है। तो सिंगल सेल से इतने लाखों मिलियंस में सेल का फॉर्मेशन कैसा हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, वो हमें जानना होगा। जैसे एनिमल्स में मान लीजिए जो कॉकरोच है, कॉकरोच की जो स्ट्रक्चर है या फिर उसके बिहेवियर जो है वो एनिमल में ह्यूमन के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये दोनों किंगडम्स के बीच में, ये सारे एनिमल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है? अब हर एक एनिमल के बीच में एक एक डिफरेंस होगा, तो हर एक को अलग अलग से पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली इसको डिवाइड करते हैं कि जो लीच या फिर स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है और कॉकरोच की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो अलग होगी। स्कॉर्पियन के साथ डॉल्फिन की अलग होगी, स्कॉर्पियन के साथ शार्क की अलग होगी, टॉर्टोइस की अलग होगी, फ्रॉग्स की अलग होगी। तो ये सारे एनिमल किंगडम के पार्ट होते हैं। अब सिमिलरली प्लांट में कैसे डिफरेंस होगा? जो जामुन के पेड़ है या फिर आम के पेड़ है वो और किसी फर्न या फिर जो अगर पानी के पास कोई एक जगह पे हर दिन पानी पड़ता है तो काई जम जाता है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होगी? जामुन का पेड़ या आम का पेड़ और काई दोनों में डिफरेंस तो है ना, तो वो डिफरेंस हमें पढ़ना होगा। सिमिलरली फंगस, ये तो एक अलग ही टाइप का किंगडम होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर बात होगी। तो ये सारे किंगडम्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें सेल डिवीजन जानने की जरूरत है कि ये एक सेल से इतने मिलियंस में सेल आया कहां से? ये तो मिलियंस में है, हाउ? तो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या है, एनिमल सेल डिवीजन अलग कैसे होता है, प्लांट की सेल डिवीजन कैसे अलग होती है, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होती है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करता है, एनिमल मूव करता है। प्लांट की जो बार्क होते हैं उसके जो पेड़ के टहनियाँ होती है वो बहुत हार्ड होते हैं, हमारी याद इतनी हार्ड थोड़ी है, डिफरेंस है फिर, तो वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यही सेल और सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें क्या पता चलेगा। अब हम आते हैं ह्यूमन सिस्टम के ऊपर
ह्यूमन सिस्टम या फिर एनिमल सिस्टम, जब भी एनिमल सिस्टम हो, प्लांट सिस्टम हो, जब भी पढ़ते हैं तो प्लांट से हो सकता है एक प्लांट सीड फॉर्म करता है और इस सीड से फिर से एक प्लांट फॉर्म होती है, राइट? या फिर अगर एनिमल्स होगी तो एनिमल्स के एग्स हो सकते हैं और वहां से एनिमल की फॉर्म हो सकती है, या फिर एनिमल से डायरेक्ट एनिमल की फॉर्म हो सकती है। तो किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में, जहाँ पे जीन्स की बात होगी, जहाँ पे अब हम सेल को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है। एनिमल्स, एक एनिमल से दूसरे एनिमल फॉर्म हो रहा है, एक एनिमल से दूसरे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट फॉर्म हो रहा है, तो पूरे के पूरे एनिमल डिवाइड हो रहा है ना। अभी तक तो सेल की बात कर रहे थे, तो अब हम पूरे पूरे कंप्लीट एक अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो उसके प्रोसेस में हमें हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जीन्स होगी, जीन्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये डीएनए, आरएनए, ये सब इनहेरिटेंस में कैसे काम करते हैं। या फिर अब मान लीजिए कि अगर किसी पेरेंट्स की, एक माँ बाप के दोनों के घुंघरालू बाल हैं, तो बच्चे का वही होना चाहिए, कैसे होती है। या फिर किसी के अगर आई प्रॉब्लम है, तो दोनों माँ बाप दोनों को आई की प्रॉब्लम है, तो बेटी या फिर बेटे पे कैसा हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जाता है, कान के जो आउटर पार्ट है उसमें बाल होते हैं, और देखा जाता है कि उसके बच्चे का भी है। अगर वो लड़का है, उस लड़के को भी कान के नीचे वैसे बाल दिखेगा। दैट इज इनहेरिटेंस, कि आपके फादर का या फिर स्पेसिफिकली आपके मदर का कोई अगर स्पेसिफिक ट्रेट है तो वो बच्चों में भी आएगा। आई की जो आई की कॉर्निया होती है, मणि कहते हैं, उसका हो सकता है। तो वो कैसे काम करता है, हमें ट्रेट के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट वो उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स में, बायोफर्टिलाइजर्स क्या है, मोस्टली फर्टिलाइजर क्या है, हम सॉइल में जो एक्स्ट्रा डालते हैं, प्लांट की जो खाना बोल सकते हैं, वो खाद हम डालते हैं। दीज आर केमिकल्स। हम लिक्विड डीएपी यूज करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिक्विड डीएपी यूज कर रहा है, उसके पहले नीम कोटेड यूरिया यूज होता था। दीज आर ऑल केमिकल्स। बट कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। जैसे अगर 2-3 साल से अगर किसी जमीन पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तो देखा जाता है कि उसके बाद पल्सेस, जैसे अगर मसूर की दाल या फिर उड़द की दाल, चने की दाल, ये सारे बोए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। वैसे ही कुछ फंड्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, कोई स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। दीज आर कॉल्ड बायोफर्टिलाइजर्स। और इसका एप्लीकेशन, इसका नाम हमें जानना है, इसका एप्लीकेशन जानना है, ठीक है। एक ऐसे स्पेसिफिक बायोफर्टिलाइजर के नाम राइजोबियम है, जो ये चने की दाल या फिर मूंग की दाल, ये जितने भी पल्सेस है, पल्सेस के रूट में मिलता है, एंड उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां तक था तो नेचुरल साइंस। अब ह्यूमन पे आते हैं। तो ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन सिस्टम्स कैसे, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां है ना, तो उस हर एक का पोजीशन क्या है, इतने डिटेल्स में नहीं चाहिए, बट मेन जो हड्डियां होती है, हाथ में क्या होती है, पैर में क्या होती है, कितना वो हार्ड है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसके बारे में हमें जानना है। ये तो हो गया एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटन क्या है, जो
एंडो का मतलब क्या है, जो अंदर रहता है, एक्सो मतलब जो बाहर रहता है। जो बॉडी के अंदर था वो है एंडोस्केलेटन, बॉडी के बाहर क्या रहते हैं, बाल रहते हैं। ये जो लड़कियां बहुत वैक्सिंग करती है तो वो भी एक्सोस्केलेटन है। जितने भी हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं या फिर नाखून, दिस इज एक्सोस्केलेटन। तो ये सारे चीज, इसके स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन। तो हम जो इतने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बचपन से लिखते आ रहे हैं कि बड़े होके क्या करेंगे, वो सब किस लिए, क्योंकि हमें पेट चलाना है, खाना खाना है। बिना जॉब के पैसे नहीं मिलेगा, बिना पैसे के खाना नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में हम खाना खाने से लेके एंड तक किस तरीके से खाने की डाइजेशन होती है वो जानना है। एंड न्यूट्रिशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाने चाहिए, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, माइनर मिनरल्स क्या होती है, मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकती है, एक्सेसिव मिनरल मिलने की वजह से क्या हो सकती है, वो सब हमें जानना है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन देखना है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि हम सांस लेते हैं, सांस अगर किसी ने 30 सेकंड तक सांस रोक लिया तो उसकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के जो एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी पे, अगर वो नहीं होता है तो लोग मर जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, वही है हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। डेथ तो होगा ही, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या देखेंगे कि वो एक्सचेंज कैसे होती है, कहाँ होती है, कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बस इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर थोड़ा सा खरोच आ जाए ब्लड निकल जाता है। और जितने भी न्यूट्रिशन है, अब हमने खाना जो खाया तो ये तो हमारे पेट तक पहुंचा है, उसके बाद पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, थ्रू दिस सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में भी जाता है, सर्कुलेशन के थ्रू हाथ पैर में भी जाता है, सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में भी जाएगा, सर्कुलेशन के थ्रू ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाएगा, लंग्स में जाता है, तभी लंग्स काम करता है। तो ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। एंड ब्लड की, अब अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत सारे होंगे नहीं भी करते हैं, तो ये ब्लड के आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। मतलब मेरा मन हुआ तो मैं क्या डायरेक्टली मेरी ब्लड किसी और इंसान को दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ब्लड की टाइप्स होती है। ब्लड की हो सकता है ओ टाइप है, ए टाइप है, बी टाइप है, ए बी टाइप है। तो अगर आपने कुछ अच्छा ही करने के चक्कर में आपके ए ब्लड ग्रुप के ब्लड बी ब्लड ग्रुप को दे दिया तो आपके दोस्त जो बी ब्लड ग्रुप के थे वो उनके डेथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंड क्या है, साथ साथ में हम पॉजिटिव नेगेटिव भी पढ़ते हैं। किसी का भी अगर ब्लड आप चेक करेंगे तो आइदर वो हो सकता है ए अगर लिखा होगा तो ए के ऊपर ए पॉजिटिव लिखा होगा या फिर ए नेगेटिव लिखा होगा, ओ में ओ पॉजिटिव लिखा हो सकता है, ओ नेगेटिव लिखा हो सकता है, ए बी में ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ब्लड टाइप्स क्या है और डिफरेंट ब्लड टाइप्स क्या क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितने पानी पीते हैं उतने सुसु लगते हैं। क्यों लगते हैं? बिना पानी के चल भी नहीं सकते, ज्यादा पानी पी लिया तो भी दिक्कत है। स्वेटिंग होती है, अगर आपको गर्मी हो रही है तो स्वेटिंग होती है, अगर आप एंजाइटी पे रहते हैं तो भी स्वेटिंग होती है। क्यों होती है? ये सब के बारे में कहां से पता चलेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम एंजाइटी या फिर नर्वसनेस की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के बारे में जानना है। अगर हम यहाँ ये इस उंगली को दबा रहे हैं तो दर्द तो हो रहा है,
दर्द हो रहा है कैसे पता चलेगा? या फिर आपको गर्मी लग रही थी, ठंडी लग रही थी, आपको हो सकता है कि पैर में कहीं पे कांटे चुभ गए हैं, दर्द हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? गर्मी के जो फीलिंग्स होती है और कांटा चुभने की जो फीलिंग्स होती है, दोनों अलग है। अगर आपको कांटा चुभ जाते तो गर्मी तो नहीं लगती, तो उसके लिए ब्रेन जिम्मेदार है। एंड सर्कुलेशन के थ्रू न्यूट्रिशन यहां तक भी पहुंचती है। कैसे जिम्मेदार है? ब्रेन के कौन कौन से एरिया पे क्या क्या काम होती है, कौन से एरिया से हम देखते हैं, कौन से एरिया से हम सूंघ सकते हैं, कहां से हम सुन सकते हैं, कौन से एरिया से हम ये जो खड़े हो रहे हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो एरिया खराब होगी तो हो सकता है कि इंसान जमीन से उठ ही ना पाए। चलना फिरना, लिखना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, दिस एवरीथिंग, एवरी वर्क, ये जो हम लिखना सीख रहे हैं ना, ये जो लिखना सीख रहे हैं, वो सब कुछ यही ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की काम है। तो कौन कौन से एरिया क्या क्या चीज को करता है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो एक्सोस्केलेटन था, एंडोस्केलेटन था, डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, ये सब का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? दिस एंडोक्राइन सिस्टम। अगर ये एंडोक्राइन सिस्टम नहीं रहेगा तो ये सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, पर साथ में बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बारे में सुना होगा सबने, क्योंकि थायराइड की बहुत इश्यूज होती है, और अभी तो शायद घर पे एक एक लोग सबके मिल ही जाएंगे जिनको थायराइड की इशू है। तो दीज आर ऑल एंडोक्राइन सिस्टम। एंड जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे थे, वो किस तरीके से फादर से सन तक पहुंचता है, मदर से सन तक पहुंचता है, मदर से डॉटर तक पहुंचता है, फादर से डॉटर तक पहुंचता है। ये प्रोसेस जितने भी है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां तक था हमारी ह्यूमन सिस्टम्स। ह्यूमन के जितने भी सिस्टम्स था वो सब हमें देखना था। अब जितने ये ह्यूमन सिस्टम्स है, दीज आर ऑल सिमिलर टू एनिमल सिस्टम। स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, किसी के नंबर अलग हो सकता है किसी को 1 किडनी हो, किसी को 2 किडनी हो सकता है कि फ्रॉग में जो हार्ट है उसमें 4 चेम्बर ना हो, 2 चेम्बर है, या फिर 3 चेम्बर है किसी में, ह्यूमन में 4 चेम्बर है। तो नंबर अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट काम सबका सिमिलर है ये एनिमल किंगडम में। तो अब एनिमल और प्लांट किंगडम अगर अलग है तो कहीं ना कहीं अलग डिफरेंस तो होगा ना। तो उसके बाद प्लांट एंड प्लांट सिस्टम के बारे में भी जानना है। प्लांट में क्या है कि प्लांट की, अब ये जो एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन के बारे में हम ह्यूमन में पढ़ रहे थे, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो प्लांट की भी अलग एनाटॉमी होगी, क्योंकि ये भी तो हायर ऑर्गेनिज्म है ना, मोनेरा या प्रोटिस्टा तो नहीं है। तो प्लांट की सिस्टम किस तरीके की होती है? अब जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेशन के थ्रू वो मूव करता है, वैसे ही प्लांट में न्यूट्रिशन सर्कुलेटरी सिस्टम एक होती है, और एक अब वाटर सोक करता है रूट से, प्लांट वाटर सोक करता है थ्रू दैट कैपिलरी एक्शन, रूट से सोक करता है। ठीक है, तो पानी तो रूट में नहीं रहता, वो पत्ते तक पहुंचता है। ये अगर प्लांट है, ये रूट से पानी सोक कर रहे हैं सॉइल से, और यहाँ पे है एक लीफ, तो इस लीफ तक वो पानी कैसे पहुंच रहा है? या फिर लीफ में खाना बन रहा है, प्लांट के हर खाना लीफ पे बनता है, तो इस लीफ से खाना रूट तक कैसे आ रहा है, या फिर फ्रूट पे कैसे जा रहा है, सीड पे कैसे जा रहा है, दूसरे दूसरे टहनियों पे कैसे जा रहा है। वी नीड टू नो द प्लांट सिस्टम। एंड फिर सिर्फ पानी की मूवमेंट देखना है वो भी नहीं है ना, हमें जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके भी मूवमेंट जानना है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी जानना होगा, जिस प्रोसेस में खाना बनते हैं, कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन, दीज आर ऑल नॉर्मल सिचुएशन, कि कैसा कैसा होगा, क्या होगा।
एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होगी? द एबनॉर्मल सिचुएशन इज डिजीजेस। प्लांट की डिजीज हो सकती है, एनिमल की डिजीज हो सकती है। डिजीज दोनों टाइप के होंगे। प्लांट्स की होगी, एनिमल्स की होगी। एनिमल्स की डिजीज क्या है? हमें सर्दी जुकाम होती है। ये जो पैंडेमिक हुआ था वो भी एक डिजीज था, कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। सिमिलरली प्लांट की भी डिजीज होती है। अगर कोई किसी के घर में खेती होती है तो पता होगा उनको कि अगर धान की खेती होती है तो धान में कौन कौन से टाइप के डिजीज हो सकते हैं। अगर गेहूं की होती है, अगर किसी को पल्सेस की खेती होती है या फिर टमाटर की होती है, तो किस किस टाइप के डिजीज होती है। जैसे टमाटर में टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस, बहुत फेमस है। एनिमल्स में सिर्फ क्या ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है? नो। बर्ड फ्लू हर साल कुछ ना कुछ होता है। स्वाइन फ्लू जो सुअर के होते हैं। क्यों जानना है भाई इतना? इतना जो हमें प्लांट के बारे में, एनिमल के डिजीज के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि अगर कभी भी डिजीज होती है तो इकोनॉमी में उसके इम्पैक्ट होते हैं। अगर टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से टमाटर की हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो टमाटर की प्राइस बढ़ जाएगी भाई। 30 रुपए से सीधा 120 रुपए चला जाएगा। ठीक है, तो डिजीजेस इंपॉर्टेंट है। अब डिजीजेस क्या एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं? नहीं, कुछ कुछ डिजीज होते हैं जो वायरस से है, जैसे टीएमबी बताया मैंने। कुछ बैक्टीरिया से हो सकती है। तो डिजीजेस किससे किससे हो सकती है? वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगस से हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसके डिजीज है। और ये जो डिजीज होती है उसके नाम और उसके कुछ कुछ बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे चीज बायोलॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। और मान लीजिए आरआरबी का अगर एग्जाम है तो सीबीटी 1 में सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से ये जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स मिला के अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए ये जितने भी पार्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब तक हमने कहां तक बात किया था? बस इतना तक। इसमें ही इतने सारे टॉपिक्स था, बट डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ शरण्या मैम, और कभी भी कोई जरूरत पड़ता है तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑलवेज अवेलेबल है, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगा कोई भी चीज़ की तो हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो जनरल साइंस था, बेसिक साइंस। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होगी? अभी कंप्यूटर साइंस पे जो न्यू न्यू चीजें बन रही है, एआई हो सकती है, एआई हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। राइट, एआई हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, साइबर क्राइम हो सकती है।
एआई का कुछ कुछ एग्जाम्पल्स क्या होगा? एआई के एग्जाम्पल्स में मान लीजिए जेमिनाई जो गूगल है, दूसरा एक बहुत फेमस है चैट जीपीटी। तो ये सब काम कैसे करता है? ये सब काम कैसे करता है? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बारे में सबने सुना होगा, इथेरियम के बारे में सुना होगा सबने। तो वो कैसे काम करते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जानना पड़ेगा। साइबर क्राइम, हर साल साइबर क्राइम में ऑलमोस्ट मिलियंस के ऊपर इकोनॉमिक लॉसेस होती है। अब इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हो सकता है? मान लीजिए कुछ साल पहले मुंबई पोर्ट में हुआ था साइबर अटैक, ठीक है। तो क्या था, जितने भी कार्गो हैंडलिंग था उसके जो टाइमिंग्स था, लॉगिंग था, या फिर वो हैंडलिंग कौन करेगा, कौन से ऑफिसर उसका देखभाल करेंगे, ये सब कंप्यूटर में दिया रहता है। अभी मैनुअली बैठ के तो कोई नहीं लिखता। तो जैसे ही ये मुंबई पोर्ट के वेबसाइट हैक हो गया या फिर सिस्टम हैक हो गया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है काम कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कब करना है। और मान लीजिए इसमें कुछ हो सकता है, हम फूड एक्सपोर्ट कर रहे थे, फूड कैसा फूड, सब्जी एक्सपोर्ट कर रहे थे, टमाटर एक्सपोर्ट कर रहे थे। हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, आम, मुंबई पोर्ट से हो सकता है अल्फांसो की आम को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, वो सारे तो खराब हो गया। जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी इंडिया से उसको भी लॉस हुआ। हो सकता है कि वो कंपनी फ्रांस पे जा रही है, तो फ्रांस के जो कंपनी ने ऑर्डर दिया था उसका भी लॉस हुआ। तो दोनों साइड से लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस तो है ना। तो सी साइबर क्राइम के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज, उसकी यूज, उसकी एब्यूज, इसके बारे में जानना है। स्पेसिफिक अगर एम्फेसिस है तो है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस के नाम पे सबसे पहले हमें याद आती है इसरो। इसरो के साइंटिस्ट, इसरो के कैसे कैसे मिशन होते हैं, इसरो के साथ किसका किसका कोलैबोरेशन है, जैसे हो सकता है नासा के साथ कोलैबोरेशन है, जापान की जो नासा किसका है, यूएस की स्पेस एजेंसी है, वैसे सिमिलरली जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ हो सकता है। रासिया के साथ तो पहले से ही था। इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस पे गए थे राकेश शर्मा, वो रशियन फेडरेशन की स्पेसशिप से गए थे, तो रॉसकॉस्मोस के साथ हो सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऊपर हो सकता है ये से। तो इन सब की कोलैबोरेशन क्या है? इवन प्रोजेक्ट के नाम भी वैसे ही आता है, इसरो नासा सिंथेटिक अपर्चर राडार, निसार। निसार प्रोग्राम क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो स्पेस की, अब स्पेस में ये तो हो गया कोलैबोरेशन के बारे में। साथ साथ में और क्या क्या याद रखना है? साथ साथ में और क्या क्या याद रखना है? इसरो की इसरो के प्रोजेक्ट जैसे चंद्रयान, चंद्रयान 1, 2, 3, मंगलयान जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है। शुक्रयान वेनस पे जाने के लिए बन रहा है, राइट। न्यू एकदम ही न्यू प्रोजेक्ट है वो, आदित्य एल1 मिशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, ये तो हो गया स्पेस प्रोग्राम। इसके साथ साथ सिविलियन प्रोग्राम क्या होती है, सॉरी, सिविलियंस प्रोग्राम जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग, किस लिए हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस पे हो, मिलिट्री को हेल्प करने के लिए। और क्या पर्पस हो सकती है? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कैसे? अगर किसी एरिया पे लो प्रेशर जोन फॉर्मेशन हो रहा है, जियोग्राफी में पढ़ेंगे हम,
तो साइक्लोन फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कितना है, कितने दिन बाद उसके बारिश हो सकती है उसके वजह से। तो वो सारे चेक करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो सकते हैं जिसको रिसेट कहते हैं, ड्रोन्स यूज हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम हो सकता है। जैसे पहले क्या होता था, मोबाइल में एप्लीकेशन, मोबाइल जब भी हम खरीदते थे तो पहले से ही गूगल मैप में जीपीएस एडेड होता था है। अब जीपीएस किसने बनाया था, यूएसए ने बनाया था, ये यूएसए का था। इंडिया ने अपने लिए न्यू ऐसे जीपीएस बनाया ताकि हमें ट्रैफिकिंग सिस्टम हो या फिर कहाँ पे कितने दूर कितने टाइम पे पहुंच सकते हैं उसके बारे में पता चले। तो इंडिया की नेविगेशन सिस्टम है IRNSS, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका ही एक पार्ट अभी रिसेंटली ओला ने यूज करना स्टार्ट किया। अब देखना ओला की जो मैप होती है वो नॉर्मल गूगल मैप से थोड़ा अलग होती है। ओला की मैप बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। आपको पनवाड़ी की दुकान भी दिख जाएगा और बड़े मार्केट भी दिख जाएगा, जो नॉर्मली गूगल मैप में नहीं होता है। जीपीएस सिस्टम में उतने प्रिसाइज नहीं हो सकता। तो इसरो के ये सारे डिफरेंट कोलैबोरेशन के बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो these are different stories, these are magical stories that I am going to tell you। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या है, इंडिया की कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जैसे तारापुर में है, ककरापार में है, चेन्नई में फैसिलिटी है, रावतभाटा में है, डिफरेंट एरियाज में है। तो उसके लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के रिएक्टर है, वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है या फिर फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो वर्किंग में है या फिर फॉर्मिंग स्टेज पे है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे है, उसके बारे में जानना है। इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम के थ्रू, एक थोरियम का और एक फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो इंडिया की डॉक्ट्रिन जो है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कैसे फॉर्म हुई है, इंडिया में जो 2 टेस्ट किए गए थे, पोखरान 1 और 2, इसके बारे में किसी को पता है? किसी को अगर पता है तो कमेंट करके बताना। पोखरान 1, पोखरान 2, फर्स्ट का नाम क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, सेकंड का था ऑपरेशन शक्ति। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कैसे हुई, अभी इसका सिचुएशन क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, इंडिया के साथ यूएसए का या फिर जापान का क्या ट्रीटी रहा है, वर्ल्ड लेवल पे न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन कौन से कंट्री का है, कैसे है, उन लोगों के कोलैबोरेशन कैसे चलते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये इंडिया का कौन सी न्यू इन्वेंशन है न्यूक्लियर वर्ल्ड में, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जितने भी पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं है, दीज आर स्मॉल पार्ट्स। जैसे यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब साइंस टेक्नोलॉजी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं? सी, जैसे इंडिया और फ्रांस मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म किया है। पहले ये दोनों कंट्रीज थे, उसके बाद सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज आए, उसके बाद ट्रॉपिकल कंट्रीज को छोड़ के भी टेम्परेट रीजन के जितने कंट्रीज है वो आ गए, क्योंकि जो सन की एनर्जी है उसको पूरे वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो सकता है, यूएनएफसीसी एक है,
जो एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनसीसीडी। फिर और एक है सीएमएस। तो यूएन के और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट क्या है, डब्ल्यूएचओ है जो हेल्थ को देखता है, यूनिस्को है, यूनिसेफ है जो वाटर, सैनिटेशन, लिविंग कंडीशन ये सारे चेक करते हैं। तो वाटर एंड सैनिटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखना है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड के लिए अभी सबसे कंसर्निंग इशू क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। और इसके वजह से यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, साउथ कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज पे। सिर्फ वर्ल्ड पे नहीं, इंडिया में कैसे हो रहा है, पिछले साल दिल्ली में ही टेम्परेचर एक एरिया का 52 डिग्री तक गया था। क्यों, यही ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है। आइस मेल्टिंग का तो प्रॉब्लम है ही। इवन इसी साल सर्दी ठीक से नहीं हुआ है, विंटर टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, टेम्परेचर अभी भी बहुत काफी मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। तो नेचुरल जितने भी नेचुरल डिजास्टर है वो एनवायरमेंटल इशू की वजह से फॉर्म हो सकता है, एक्सेप्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। बाकी साइक्लोन नेचुरली भी होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हो सकता है कि अगर बे ऑफ बंगाल में एक ईयर में, एक रेनी सीजन में 7 साइक्लोन्स आता था, ठीक है, अब वो बढ़ के 15 हो गया है। उसका इफेक्ट क्या होगी, इकोनॉमिक इफेक्ट होगी, ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट होगी, एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट होगी, तो पूरे एरिया के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। एनवायरमेंटल इश्यूज, साइक्लोन है, डिजर्टिफिकेशन है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर हो सकता है कि थॉर डेजर्ट, अगर इंडिया की बात करें, थॉर डेजर्ट राजस्थान के इतने एरिया में था, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जगह बढ़ के इतना हो गया। ह्यूमन पॉपुलेशन तो कम नहीं हुई, तो डेजर्ट की वजह से, डेजर्ट की एक्सपेंशन की वजह से ह्यूमन लाइफ में इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज में हमें ये सारा चीज देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली इंडिया की जितने इश्यूज है वो वर्ल्ड लेवल पे भी है। और एक बहुत बड़ा इशू कैसा है कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस होते हैं, मतलब स्मॉल एक छोटा छोटा आइलैंड और वही कंट्री भी है, जैसे पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बड़े कंट्रीज भी होते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो सकता है, मालवेशिया हो सकता है। ये सारे कंट्रीज के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राइस मेल्टिंग हो रही है और सी लेवल की जो हाइट है वो भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले डूबने की चांस किसको है, जो आइलैंड नेशंस है उनको है, आइलैंड को डूबने की चांस है। तो लोगों की मतलब एक एक कंट्री डूबने की चांस है, वर्ल्ड में इंपैक्ट होगी ना। और इसमें अभी वर्ल्ड इंपैक्ट में रिसेंटली करंट अफेयर्स में अगर 2-3 दिन का करंट अफेयर्स देखा है तो यूएस के प्रेसिडेंट इसी सारे कंडीशन के बाद भी एक एनवायरमेंटल जो ट्रीटी था वहां से रिट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो रीजन क्या क्या हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या क्या है, रियो समिट क्या है, COP21 अभी रिसेंटली दुबई में एक हुआ था वो क्या है, ये जो यूएनसीसीडी यूएनएफसीसी के बारे में बताया, ये सारे क्या है, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स साइंस टेक्नोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस मिशन हो सकता है, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो सकता है, नमामि गंगे हो सकता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन यमुना हो सकता है,
ठीक है। साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की कुछ कुछ इनिशिएटिव्स होती हैं, यूएनएफसीसी, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की इनिशिएटिव, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस की इनिशिएटिव। आर्ट साइंस क्या करते हैं, जितने भी वेदर रिपोर्ट फॉर्मेशन होती है थ्रू दैट इसरो सैटेलाइट, वो दिखाते हैं। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम और क्या क्या हो सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस का एक न्यू प्रोजेक्ट है जहाँ पे इंडियन ओशन में, भारत महासागर में हम नीचे जाएंगे समुंदर के नीचे और वहां से मेटालिक नोड्यूल्स माइनिंग करेंगे, और वो कितने तक, 6000 मीटर तक की डेप्थ तक। ठीक है, तो ये भी एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम है। अब इससे रिलेटेड सबमरीन कैसा है, ये सबमरीन क्या होती है, सबमर्सिबल क्या होती है, कौन सी सबमर्सिबल यूज होगी, इसका नाम मत्स्य 600 है। इसके बारे में भी आपको पूछे जा सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या क्या है आपको, ये सारे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था। एग्रीकल्चर के लिए कैसा हो सकता है, कुसुम स्कीम है, पार्ट ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड, दीज आर डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट आर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सब जानना होगा आपको। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फना ऑफ इंडिया। तो फ्लोरा और फौना पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में कौन कौन से नेटिव स्पीसीज मिलता है, प्लांट स्पीसीज क्या क्या मिलता है। फ्लोरा का मतलब क्या है, प्लांट क्या होती है, एंड फना मतलब एनिमल्स क्या होती है, उसके बारे में हमें जानना होगा। जैसे फ्लोरा में क्या है, साल का पेड़ है, शगुन का पेड़ है, बाबला, बट सारे एक जगह पे नहीं मिलता। आम जहां पे मिलता है, बाबुल या फिर बाबला, वहां पे नहीं मिलता। जामुन का पेड़ जहां पे होते हैं वहां पे पाइन का नहीं मिलता है। तो कौन से एरिया पे कहाँ मिलेगा, ये अगर इंडिया है, ये अगर इंडिया का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो मिलता है यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो मिलता है यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। डाइवर्सिटी के बारे में जियोग्राफी में तो जरूर पढ़ेंगे, बट एनिमल्स क्या क्या है, प्लांट्स क्या क्या है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा सुंदरबन में, यहाँ पे आपको एशियाटिक लायन मिलेगा, यहाँ पे हिंगुल डियर मिलेगा जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपको नीलगिरी तार मिलेगा। ये डियर स्पीसीज है, ये गोट की स्पीसीज है, वाइल्ड गोट की स्पीसीज है। यहाँ पे जिस तरीके की मछली मिलेगा यहाँ पे वैसे नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे क्या मिलता है वो आपको जानना होगा पूरे इंडिया के लिए। स्पेसिफिकली अगर कोई न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछते ही है। नेक्स्ट है कि फेमस पर्सनालिटीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड, कैसे। अब मान लीजिए इंडिया की फेमस पर्सनालिटी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एपीजे अब्दुल कलाम है। दूसरा हो सकता है डॉक्टर विक्रम साराभाई है, जिन्होंने इंडिया की स्पेस प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी। वर्ल्ड में कैसे हो सकते हैं, वर्ल्ड में मान लीजिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कराए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग किसने कराए, नॉर्मन बोरलॉग। ये मेक्सिकन थे, मेक्सिको में इन्होंने स्टार्ट कराया था। इंडिया में इनके साथ किसने किया है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन फाउंडेशन अभी भी रिसर्च करते हैं। इनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, डब्ल्यूएचओ के साइंटिस्ट भी थे। तो दीज आर सम फेमस पर्सनालिटीज जिनके बारे में हमें जानना है।
हो सकता है आपको डॉक्टर होमी भाभा के काम के बारे में पूछ ले, जिनके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। जो हम अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पढ़ेंगे तो बार के बारे में हमें पता चलेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हमें डॉक्टर भाभा के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो फेमस पर्सनालिटीज इंडिया में एंड वर्ल्ड में। अब इंडिया में, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों में इंपॉर्टेंट कैसे है? डॉक्टर मेघनाथ शाह है, डॉक्टर मेघनाथ शाह है, डॉक्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में पता चलेगा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस है, जेसी बोस। दीज आर फेमस नेचुरल साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो इन सब के बारे में आपको जानना होगा। फेमस पर्सन, सिर्फ अगर आप साइंटिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको एक क्लास लग जाएगा। और ये लोग, मेघनाथ शाह है, मेघनाथ शाह के नाम पे मून में एक स्पेसिफिक एरिया भी मेंशन्ड है, उनके नाम पे है। सत्येंद्रनाथ बोस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उनके नाम पे है। जगदीश चंद्र बोस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे कि जो प्लांट्स होते हैं दीज आर लाइफ। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो रेडियो सिस्टम, जो रेडियो पे हम लोग गाने सुनते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था उस वेवलेंथ को। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। एंड इसके साथ साथ आपको करंट जीके भी पढ़ना है। करंट जीके क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में जैसे एनवायरनमेंट के लिए मैं पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए की रिट्रैक्शन की बात कर रही थी, दैट वाज इम्पोर्टेंट। एआई के कौन कौन से न्यू चीजें आ रही है, जेमिनाई, चैट जीपीटी तो अब पुराना हो चुका है, उसके बाद और क्या क्या है, तो ये सारा चीज आपको जानना होगा। दीज आर सम बेसिक सिलेबस जो आरआरबी में पूछे जा सकते हैं। आप अगर आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ रहा है। एंड अगेन, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, एक्स या ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी जगह पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एग्जाम से पहले सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेना। ओके, सर कैसा चल रहा है? नहीं नहीं हुआ नहीं है, कैसा चल रहा है? चल रहा है ठीक ठाक। मैं तो बस देखने आई थी क्या हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर दूंगी। कितना टाइम बोला मैंने? थक गई मैं। हो गया? अच्छा, नहीं मैं ये भी देखने कि ये पूरा तो खत्म नहीं होगा, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बोल के खत्म कर दूंगी। नहीं बोलना डिटेल में ही है। नहीं, आज नहीं बोलूंगी ये, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे ये कंटिन्यू कर देती हूँ। मुझे फिर से क्लास लेने की फीलिंग आ गई, बहुत दिन बीच में रुका हुआ था 2 घंटे का क्लास। नहीं, खड़े होकर पढ़ाने की प्रैक्टिस छूट गई, बैठे बैठे तो हो जाता रहा। हाँ, ओके, तो ये था हमारी बेसिक स्कीम ऑफ सिलेबस जो हमें साइंस टेक्नोलॉजी में देखना है। एंड मोस्टली आप ध्यान रख सकते हैं कि आरआरबी के पेपर में कॉन्सेप्चुअल तो नहीं आते,
ओनली फैक्चुअल, और फैक्ट को याद करने के लिए जितना आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है बस उतना याद रखना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सबसे पहले हम मैटर एंड इट्स नेचर, मैटर ऑफ स्टेट्स क्या है, सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होती है, एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए क्लास 6 to 10 की जो बेसिक साइंस है वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से बने। क्योंकि ये यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बनी ना तो ये सारे टॉपिक्स पे बहुत दिक्कत होगा। तो साथ में बने रहिए। एंड मैटर क्या कैसा होता है इसका एक इंट्रोडक्शन की तरह बात कर लेते हैं, ठीक है। सी मैटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो ये जैसे कपड़े ऊल से बने हुए तो वो भी मैटर है, ऊल भी मैटर है। तो मैटर हमारी किस, अब मैटर में लिक्विड भी होती है, पानी भी है, अल्कोहल भी है, और एयर भी है, डिफरेंट गैसेस भी है, कुछ कुछ गैसेस के स्मेल होते हैं, कुछ कुछ के नहीं होते, प्रॉपर्टी है ना उसके। जैसे अल्कोहल की अलग स्मेल होती है, वाटर की स्मेल नहीं होती, अल्कोहल की अलग टेस्ट भी होती है। अगर हम मैटर में सॉलिड की बात करें तो जो कॉमन सॉल्ट की हम बात कर रहे थे तो उसकी तो स्पेसिफिक टेस्ट होती है, शुगर है उसकी टेस्ट होती है, इसका टेस्ट मीठा है, इसका नमकीन है। तो ये जितने भी चीजें हैं वो मैटर की प्रॉपर्टीज है। ये जैसे स्मेल हो गया या फिर टेस्ट हो गया या फिर उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। अगर लोहा का एक पार्ट पड़ा है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वाटर अगर है तो ग्लास में उसकी स्ट्रक्चर क्या है, भगोने में उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी हम क्या बात करेंगे, इन शॉर्ट जितने भी मैटर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड विच ऑक्युपाई स्पेस, जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है। जैसे अगर एयर है तो ये जो रूम पे मैं हूं उस रूम पे एयर स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है। अगर बॉटल है, बॉटल में वाटर ऑक्युपाई करके रखा है। अगर ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी दीवार के स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। तो कोई भी स्पेस ऑक्युपाई किया है उसके मास है, बोर्ड के वजन तो है, पानी के वजन तो है, गैस के पता नहीं चलते बट होते हैं। गैस के कैसे पता चलते हैं, हम गैस सिलेंडर अगर मंगवाते हैं तो उसको वजन करके देखते हैं ना कि इसमें भरा है कि ये खाली हो चुका है, क्योंकि सिलेंडर की एक वेट है, एयर की भी एक वेट होगी। जो एलपीजी सिलेंडर्स होती है तो पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो एलपीजी की फुल फॉर्म, तो वो भी तो गैस है। उस गैस के भी एक वजन है, तो वजन हम चेक करते हैं तो गैस के भी वेट है। एंड क्या कहते हैं, व्हिच रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैटर। अगर हम लोहे का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसको पहले गर्म करना पड़ता है, उसके बाद हथौड़ी से कितनी बार ठोकना पड़ेगा तब जाकर उसके स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिक्विड का भी मान लीजिए, अगर आप 50 ml की बॉटल में 100 ml पानी डाल देंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि 50 ml के बाद और कंप्रेस होके नहीं जा सकते। तो वाटर भी शेप चेंज करने में रेजिस्ट कर रहा है एंड गैस भी करता है। गैस कैसे, हम मान लीजिए बेलून फुला रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे हैं, तो गुब्बारे को जैसे फुलाते हैं पहले तो फूलने लगता है, उसके बाद क्या है एक टाइम पे फट जाता है। तो वो भी जितना गुब्बारे के अंदर गैस भर सकता था उतना भर गया है। उसके बाद अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो शेप चेंज नहीं कर रहा है, शेप चेंज करने में रेजिस्ट कर रहा है, तभी गुब्बारे फट गया, ठीक है। तो ये तीनों ही मैटर क्या है, अपना
शेप को चेंज करने में रेजिस्ट किया। एग्जाम्पल क्या है, वाटर है, एयर है, सैंड है। अब कोई भी अगर सॉलिड होता है, अब जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बहुत कॉमन क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये है सॉलिड, इसके भी हम जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, गैस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर कैसे होता है, लिक्विड से गैस में कैसे ट्रांसफर होता है, या फिर सॉलिड से गैस पे ट्रांसफर कैसे होता है, एंड वाइस वर्सा। तो गैस से सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड से सॉलिड पे कैसे होता है, एंड गैस से लिक्विड में कैसे होता है। ये जो चेंजेस होती है इसको स्टेट्स ऑफ मैटर के चेंजेस कहते हैं। इसके बारे में भी हमें डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। तो ये सारा चीज, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस की प्रॉपर्टी क्या है, और दो अलग अलग टाइप के मैटर जो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोस के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। इसके बाद हर एक की प्रॉपर्टीज, स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज जो फैक्ट हमें याद रखना है उसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है कि ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, ये जितने भी चेंजेस होती है कैसे होती है, कभी हीट से होती है, कभी प्रेशर से होती है, कभी प्रेशर से होती है, कभी टेम्परेचर से होती है, कभी वॉल्यूम चेंज करके होती है। तो ये इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे दिखने को मिलता है, गैसेस में मिलेगा, बट सॉलिड लिक्विड में भी इसके स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि ये जो चेंजेस होती है, ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जो चेंज होती है वहां पे प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड पे चेंज होता है या फिर लिक्विड से गैस पे चेंज होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, जो आइस के लिए हम बहुत पढ़ते हैं, आइस की मेल्टिंग होती है और वाटर की फ्रीजिंग होती है। वैसे और क्या होती है, एक इवेपोरेशन होती है और एक कंडेंसेशन होती है। नेक्स्ट जो हमें बहुत ज्यादा पढ़ने को या समझने को नहीं मिलता है वो है सॉलिड से गैस की ट्रांसफर जो सब्लिमेशन होती है, या फिर गैस से सॉलिड को ट्रांसफर जो डिपोजिशन होती है। तो ये सब के बारे में हमें पता चलेगा, राइट। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट दिन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें पता चलेगा। इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या होता है इवेपोरेशन के लिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एंड उसके बाद सबका एक एट ए ग्लैंस हम देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो हमें पढ़ना है। एंड ये तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। चलो प्लाज्मा हो गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। इसके अलावा भी जो मैटर्स होते हैं उसके अलग एक क्लासिफिकेशन होती है जिसके बारे में केमिस्ट्री के सिलेबस पे हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स क्या होती है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सर्स, मिक्सिंग्स। तो मिक्सिंग्स में सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन, नमक पानी, सॉल्ट वाटर एक सॉल्यूशन है, वाटर और सॉल्ट मिलके बनता है। तो ये सब के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज हमें पढ़ना है इसके बारे में एटलीस्ट पता चल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी बात होगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेंजेस ऑफ स्टेट क्या क्या है, मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए
like, share and subscribe to the channel Pariksha Junction.